ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एक तो ये पावरफुल रिफ्रैक्टिंग लेंस की तरह एक्ट करती है आँख में फॉर फोकसिंग द रेज ऑन द रेटाइना। ठीक है, ये एक इसका मेन काम है कॉर्निया का। एवरेज रिफ्रैक्टिव पावर हमारी कॉर्निया की जो है ना वो 43 पॉजिटिव डायोप्टर्स होती है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है केराटाइटिस। केराटाइटिस का मतलब होता है कॉर्निया के इन्फ्लामेशन हो जाना। कॉर्नियल अल्सर क्या होता है, ये लोकल डिफेक्ट हो जाता है या हम कह सकते हैं एक्सकेवेशन हो जाती है कॉर्नियल सरफेस की, जो प्रोड्यूस होती है किस वजह से, बाय स्लोइंग ऑफ द इन्फ्लामेटरी नेक्रोटिक टिश्यू। जब इन्फ्लामेटरी नेक्रोटिक टिश्यू स्लो ऑफ हो जाता है, निकल जाता है, झड़ जाता है, तो पीछे एक कॉर्नियल अल्सर रह जाता है। हाइपोपियन अल्सर क्या होता है, ये भी एक कॉर्नियल अल्सर होता है विथ एक्सुडेट फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं हाइपोपियन यानी एक्सुडेट, इन द एंटीरियर चैम्बर में जब वो बन जाए ड्यू टू एसोसिएटेड आयरिडोसाइक्लिटिस। आयरिस की और सीलियरी बॉडी की, सीलियरी मसल की इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए आयरिस की और इनकी, तो उसको कहते हैं आयरिडोसाइक्लिटिस। तो वो उसकी वजह से ना एंटीरियर चैम्बर में बन जाता है, एक्सुडेट बन जाता है या पस बन जाता है, हम कह सकते हैं एंटीरियर चैम्बर में, तो उसको हम कहेंगे हाइपोपियन अल्सर। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एटियोलॉजी ऑफ द केराटाइटिस पे। माइक्रोबियल केराटाइटिस होती है जो जिसका इन्फेक्टिव कॉजेज़ हैं कुछ। अब इन्फेक्टिव में जाहिर सी बात है बैक्टीरिया हो सकते हैं। बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म करवा सकते हैं बैक्टीरियल केराटाइटिस। ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। कुछ वायरसेस जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर वायरस करवा सकते हैं। फंजाई में हमारे पास एस्पेरिगिलस फ्यूमिगेटस एंड कैंडिडा एल्बिकन रिस्पॉन्सिबल होता है केराटाइटिस के लिए, जिसको फंगल केराटाइटिस कहते हैं। आगे इन सब की डिटेल भी आएगी, अभी हम सिर्फ इनके नेम्स पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ में जो है हमारा अकैंथ अमेबा जो है ये करवाता है केराटाइटिस। एंड लास्टली जो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस भी रिस्पॉन्सिबल है। अब कुछ नॉन माइक्रोबियल केराटाइटिस भी होती हैं जो नॉन इन्फेक्टिव उनके कॉजेज़ हैं, उसमें हमारे पास नंबर 1 आ जाती है हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जिक। टाइप 1 रिएक्शन में हमें कटारल मार्जिनल अल्सर हो सकता है, जबकि टाइप 4 रिएक्शन में फ्लाइक्टेन्युलर अल्सर हो सकता है। ठीक है, ये हो गई हाइपर सेंसिटिविटी। नंबर 2 पे है हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ेस, जिसमें मूरन अल्सर आ गया। इसके अलावा पेरिफेरल अल्सर्स इन द कोलेजन डिजीज़। ठीक है, इन सब की डिटेल आएगी आगे। नंबर 3 हमारे पास है न्यूरोपैरालाइटिक। न्यूरोपैरालाइटिक में 7th नर्व पाल्सी जो हमारी फेशियल नर्व होती है। ठीक है, न्यूरोट्रॉफिक अल्सर्स भी हो सकते हैं जिसमें ऑप्थाल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व लेजन हो जाए अगर उसकी वजह से। फिर है एक्सपोजर केराटोपैथी। अब एक्सपोजर हुआ है तो किस वजह से, प्रोप्टोसिस इसकी रीज़न हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में भी हो सकता है, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी में केराटाइटिस होती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी में भी हो सकती है। ठीक है, केराटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। टीयर फिल्म की एब्नॉर्मलिटी में हमारे पास केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका, ये भी एक कंडीशन है। ज़ीरोप्थेल्मिया। फिर हैं केमिकल बर्न्स, इसमें एसिड बर्न्स की वजह से भी हो सकते हैं, अल्कली बर्न्स की वजह से भी। अल्कली वाले ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आईलिड एब्नॉर्मलिटीज़ में ट्राइकियासिस हो गया, एंट्रोपियन, तो इन कंडीशंस में यानी कि केराटाइटिस हो सकता है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द कॉर्नियल डिजीज़ पे। फॉलोइंग जो है ना ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्नियल डिजीज़। सबसे पहले आ जाते हैं सिम्टम्स पे। देखिए, जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन है ये कुछ पेशेंट्स को होती है। ये मतलब वो सिम्टम्स हैं जिससे पेशेंट प्रेजेंट करता है कोई भी कॉर्नियल डिजीज़ के साथ। रेडनेस हो जाती है आंखों में, पेन होता है जो माइल्ड भी हो सकता है, सिवियर हो सकता है, लैक्रिमेशन हो रही होती है। ठीक है, सिक्रीशन ज़्यादा होती है। फोटोफोबिया हो सकता है, सेंसिटिविटी टू लाइट, ब्लर विजन के साथ कंप्लेन आ सकती है या डिस्चार्ज के साथ। अब सिम्टम्स ये हैं, जबकि साइंस जो है उनकी बात करें तो उसमें हमारे पास पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन का साइन, पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस, सब एपिथेलियल इनफिल्ट्रेट्स, कॉर्नियल फिलामेंट्स, इसके अलावा एपिथेलियल एडिमा हो सकती है, कॉर्नियल अल्सरेशंस, कॉर्नियल वास्कुलराइजेशंस, फोल्ड्स इन द डेसिमेंट मेम्ब्रेन में फोल्ड आ सकते हैं, डेसिमेंट मेम्ब्रेन में ब्रेक्स आ सकते हैं, डेसिमेटोसील यानी कि बबल लाइक हर्निएशन हो जाती है डेसिमेंट मेम्ब्रेन की इन द कॉर्निया। ठीक हो गया, तो ये सारे साइंस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है टॉपिक बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। इसको भी हम डिटेल में करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक कॉर्नियल अल्सर होता है जो कि किसी बैक्टीरिया की वजह से हो।
एटियोलॉजी देखें तो मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है हमारा बैक्टीरियल केराटाइटिस में वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, गोनोकोकस, मोरक्सेला, सूडोमोनास ओरिजिनोसा, क्लेप्सिलिया एंड प्रोटियस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बैक्टीरियाज हैं कि केराटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होगी? प्रोसेस जो है ना कॉर्नियल अल्सर का पास करता है 4 स्टेजेस से। नंबर 1 सबसे पहले होता है इनफिल्ट्रेटिव स्टेज। जब भी कोई इंजरी हो जाती है एपिथेलियम को तो फिर इनफिल्ट्रेशन हो जाती है वहाँ पे पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स की। ठीक है, वो मतलब उस साइड पे इंजरी वाली साइड पे जाते हैं, इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, इनटू द एपिथेलियम में भी और स्ट्रोमा में भी। ठीक है, कॉर्निया के हमने लेयर्स में ये देखा। तो अब ये क्लिनिकली कैसे अपीयर होगा? हमें येलोइश या वाइटिश कॉर्नियल ओपेसिटी नज़र आएगी विथ ओवरलाइंग एपिथेलियल इडीमा उसके ऊपर हुआ होगा। ठीक है, क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स गए हैं, क्योंकि कोई इंजरी हुई है। ये हो गया इनफिल्ट्रेटिव स्टेज। उसके बाद नंबर 2 होता है हमारा एक्टिव स्टेज। ठीक है, तो एक्टिव स्टेज ना रिजल्ट करता है फ्रॉम नेक्रोसिस एंड स्लोइंग ऑफ द एपिथेलियम। इस वजह से स्लोइंग ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द इन्वॉल्व्ड कॉर्निया एन एक्सकैविटेड डिफेक्ट यानी अल्सर डेवलप कर जाएगा, क्योंकि वो तो स्किन झड़ गई तो पीछे खड्डा कह सकते हैं हम, एक अल्सर कह सकते हैं, वो डेवलप कर जाएगा विद सराउंडिंग इन्फिल्ट्रेशन हुई होगी एंड स्ट्रोमल इडीमा भी सराउंडिंग में उसकी होगा। द केमिकल मेडिएटर्स जो है ना वो रिलीज होते हैं फ्रॉम द अल्सरेटेड एरिया, जो कि क्लिनिकल फीचर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये क्लिनिकली कैसे अपीयर होगा? ये ग्रेश वाइट स्वॉलन कॉर्निया हमें नज़र आएगा विथ नेक्रोसिस ऑफ द अल्सर बेस। ठीक है, बेस की नेक्रोसिस हुई होगी, रिएक्टिव हाइपरीमिया, एंटीरियर यूवियाइटिस एंड ब्लेफारोस्पाज्म। ये मतलब आईलिड का स्पाज्म होता है जिसमें पिचिंग हो रही होती है आईलिड्स की, पेन, फोटोफोबिया, लैक्रीमेशन हो रही होगी पेशेंट, एंड डिक्रीज इन द विजन। वो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे एंड लोकेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर पे। ठीक है, तो ये हो गई एक्टिव स्टेज की प्रेजेंटेशन। हाइपोपियन जो है ना ये कलेक्शन होती है पस सेल्स की इन द एंटीरियर चैम्बर। ये मैंने आपको अभी बताया, एंटीरियर चैम्बर में जब पस कलेक्ट हो जाए तो उसको हम हाइपोपियन कहते हैं। ये क्यों होता है? ड्यू टू द आउटपोरिंग ऑफ द इन्फ्लामेटरी सेल्स इनटू द एंटीरियर चैम्बर एंड इट मे बी फ्रीक्वेंट फाइंडिंग इन अग्रेसिव अल्सर। अग्रेसिव अल्सर में हमें ज़्यादातर मिलता है हाइपोपियन। अल्सर प्रोग्रेस करता है लेटरली एंड इन डीपर लेयर्स ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, अब वो अल्सर जो है लेटरली भी जाएगा और कॉर्निया की जो डीपर लेयर्स हैं उनमें भी जाएगा। अब ये 8.2 फिगर में देखिए, ये हमारे पास एक्टिव अल्सर है, यहाँ पे जो है ये हाइपोपियन है। ठीक है, पस सेल्स की कलेक्शन हो गई एंटीरियर चैम्बर में, ये हेजी कॉर्निया हो गया है, यहाँ पे ये सीलरी कंजेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड रिग्रेसिव स्टेज। अब रिग्रेसिव जो है स्टेज है ना ये इंड्यूस होती है बाय नेचुरल जो हमारा होस्ट मैकेनिज्म होता है उससे, या फिर ट्रीटमेंट की वजह से, जो क्या करेगा वो इन्हेंस कर देगा नॉर्मल होस्ट रिस्पॉन्स। अ लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है ना जिसमें जो कंसिस्ट कर रही होगी ल्यूकोसाइट्स की, मतलब वो ल्यूकोसाइट्स की बनी होगी वो लाइन, वो डेवलप कर जाएगी अराउंड द अल्सरेटेड एरिया। रिमेनिंग जो सराउंडिंग कॉर्निया है वो हमें क्लियर नज़र आएगा। अब 8.3 में ये रिग्रेसिव स्टेज दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए बीच में जो है ये अल्सर है। ठीक है, यहाँ पे ये डिमार्केशन लाइन जो ल्यूकोसाइट्स की बनी हुई है ये बन जाएगी। ये जबकि हमारा हील्ड एरिया है और ये क्लियर कॉर्निया हो गया। ठीक है, लास्ट नंबर 4 होता है सिकेट्राइजेशन स्टेज। सिकेट्राइजेशन स्टेज में ना ये स्टेज जो होता है ना हीलिंग होती है इसमें बाय प्रोग्रेसिव एपिथेलियलाइजेशन हो रही होती है अल्सर की, विद सब्सिक्वेंट स्कारिंग भी हो रही होती है। स्कारिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू स्ट्रोमल लेमेला जो बन रहा है फॉर्म्ड बाय द केराटोसाइट्स। केराटोसाइट्स हमारे काइंड ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो आई में होते हैं, पहले पीछे मैंने आपको बताया। तो मतलब इसकी वजह से स्ट्रोमल लेमेला बना रहे होते हैं ये, तो स्कारिंग भी हो रही होती है, हीलिंग भी हो रही होती है। जो डिग्री होगी ना स्कारिंग की फॉलोइंग द अल्सरेशन वो डिपेंड करेगी डेप्थ पे एंड साइज ऑफ द अल्सर पे, उस हिसाब से उतनी स्कारिंग होगी।
दैट्स इट। ये सारी थी पैथोजेनेसिस अल्सर की। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स होते हैं और साइंस होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो पेन तो जाहिर सी बात है होगा। हमेशा अल्सर में जो है ना रैपिड ऑनसेट का पेन होता है ड्यू टू द एक्सपोजर एंड स्टिमुलेशन ऑफ हमारी कॉर्नियल नर्व्स। हमने कहा कॉर्नियल नर्व्स जो है वो कॉर्निया जो है वो डेंसली इनर्वेटेड होता है नर्व्स के साथ। तो इस तरह से पेन रैपिड ऑनसेट का भी होगा। ठीक है, इसके अलावा ना स्पाज़म हो जाएगा सीलियरी बॉडी का, जो सीलियरी बॉडी होती है आँख में उसकी स्पाज़म हो जाएगा। एंड रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, तो इस स्पाज़म की वजह से, नर्व्स की स्टिमुलेशन की वजह से और इंट्राओक्यूलर प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से तीन चीज़ें जो है ना ये रैपिड ऑनसेट ऑफ पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 2, पेशेंट आएगा ब्लर विजन के साथ। ब्लर विजन क्यों हुआ इसको? क्योंकि अल्सरेशन हो गई और एडिमा हो गई कॉर्निया की। ठीक है, एडिमा भी जाहिर सी बात हुई ना, और अल्सरेट भी हुआ है तो ब्लर हो जाएगा विजन। लैक्रिमेशन क्यों हुई है? क्योंकि ना रिफ्लेक्स ओवर सिक्रीशन होगी टीयर्स की। फोटोफोबिया की कंप्लेन भी होगी क्योंकि सेंसिटिविटी टू लाइट बढ़ जाएगी। इसके अलावा रेडनेस ऑफ आई का सिम्टम होगा ड्यू टू द कंजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल कंजेस्ट हो गई जिसकी वजह से रेडनेस हो रही है। एंड हैलोज ड्यू टू द कॉर्नियल एडिमा मे बी नोटिस्ड बाय सम पेशेंट, मतलब कुछ पेशेंट्स को हैलोज यानी ब्राइट सर्कल्स नज़र आएंगे, कंसेंट्रिक रिंग्स नज़र आएंगी किसी भी लाइट सोर्स को जब वो देखेंगे। ठीक है, ये सिम्टम्स हो गए। अब साइंस की बात करें तो विजन जो है ना इन पेशेंट्स में कम हो जाएगी, उनको कम नज़र आएगा और इनकी लिड्स जो है वो एडिमेटस हो जाएंगी। ये फिगर भी देख लें, इसमें ना दिखाया गया है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, ये हाइपोपियन भी दिखाया गया है यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में। ये जाहिर सी बात है एक्टिव अल्सर है। ये हेजी एडिमेटस कॉर्निया है इसके सराउंडिंग में, और यहाँ पे सीलियरी कंजेशन हुई हुई है। ठीक है, सीलियरी कंजेशन हमने कहा क्यों हो रही है? जो लिम्बस है ना वो शो करेगा मार्क्ड सीलियरी कंजेशन। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है ये। इसके अलावा कंजक्टिवा भी हमें रेड एंड कंजेस्टेड नज़र आ रही है। ठीक है, और डिस्चार्ज जो है वो परवेलेंट हो सकता है, यानी पस वाला डिस्चार्ज। इसके अलावा कॉर्निया जो है ना वो हमें क्या शो करेगी? अल्सरेटेड एरिया जाहिर सी बात है शो कर रही है, विच इज़ ग्रेश वाइट या फिर येलो वाइट इन द कलर, बिल्कुल इसी तरह से नज़र आ रहा है, विथ ओवल और इरेगुलर मार्जिन्स होंगी इसकी। इसके अलावा कॉर्निया सराउंडिंग द अल्सर इज़ हेजी, वो हेजी है क्यों है? ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी सेल्स की वजह से भी और एडिमा की वजह से भी ये इसकी सराउंडिंग हेजी है। इसके अलावा कॉर्नियल स्टेन जो है ना is active ulcerated area of the cornea will always take a stain with 2% fluorescent dye। ठीक है, ये एक्टिव एरिया होता है जो इस डाई से स्टेन हमेशा पकड़ लेता है। तो दिस इज़ पैथोग्नोमिक साइन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। इसके अलावा हमें क्या साइंस मिल सकते हैं? एंटीरियर चैम्बर जो है उसमें एक्सुडेट मिल सकता है, ये जिसको हमने कहा हाइपोपियन कहते हैं। इसको हम स्टेराइल पस भी कहते हैं बिकॉज ये ना फ्री होता है ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और इसमें ना पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि एनमिश्ड होते हैं इन अ नेटवर्क ऑफ फिब्रिन। ठीक है, फिब्रिन के नेटवर्क में ये एनमिश्ड हुए होते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसके अलावा हमें क्या साइन मिलेगा कि आयरिस और जो हमारी सीलियरी बॉडी होती है वो आयरिडोसाइक्लेटिस की जो है साइंस शो करेगी, जो इंड्यूस क्यों हुए हैं? बाय द टॉक्सिन्स एंड इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की वजह से इसकी ये इन्फ्लामेशन हुई है। ये कहाँ से रिलीज़ हुए? रिलीज़ हुए फ्रॉम द अल्सरेटेड एरिया से, टॉक्सिन्स भी और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस भी। ये आयरिडोसाइक्लेटिस जो है ना ये कॉज कराएगा एक्सुडेट की फॉर्मेशन, जिसको हम हाइपोपियन कह रहे हैं, इन द एंटीरियर चैम्बर एंड स्पाज़म ऑफ द सीलियरी बॉडी विच कंट्रीब्यूट्स टू पेन इन द अल्सर। ठीक है, जो पेन हुआ जिसका एक रीज़न स्पाज़म ऑफ द सीलियरी बॉडी भी था, तो ये इसी की वजह से हो रहा है, आयरिडोसाइक्लेटिस की वजह से। लास्ट जो साइन हमें मिलेगा वो है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है ना वो बढ़ा हुआ हो सकता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी ग्लोकोमा। सेकेंडरी ग्लोकोमा डेवलप हो गया अल्सर के बाद। अब आ जाते हैं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट्स पे। डायग्नोस कैसे करेंगे हम? एक तो हम पेन के ज़रिए, कॉर्नियल स्टेन हमें पॉजिटिव मिलेगा, हेजी कॉर्निया नज़र आए, सीलियरी कंजेशन मिले, या हाइपोपियन जो है वो हमें मिले, तो इन ये चीज़ें डायग्नोस्टिक पॉइंट में आ जाती हैं। अब आते हैं मैनेज कैसे करेंगे हम कॉर्नियल अल्सर को। कॉर्नियल अल्सर जो है ना ये पोटेंशियली ब्लाइंडिंग कंडीशन होती है, जो जिसको मतलब इमीडिएट ऑप्थाल्मिक मैनेजमेंट की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि ना किया जाए तो बंदा अंधा हो सकता है। मोस्ट जो हमारे पेशेंट होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं एज आउट पेशेंट। ठीक है,
लेकिन एडमिशन जो है वो चाहिए होता है, ज़रूरी होता है इन वन आई पेशेंट्स में, जाहिर सी बात है जिनकी एक आँख है। तो इसके अलावा सीवियर इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स में और नॉन कॉम्प्लाइंस वाले में, जिन ठीक है जो दवाई वगैरह सही टाइम से नहीं लेते, तो उनको एडमिट करने की ज़रूरत होती है, वरना तो हम आउट पेशेंट भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 2, मैनेजमेंट में हमें एडमिट करना होता है पेशेंट को अगर ज़रूरी हो। इसके अलावा आइडेंटिफाई करने होते हैं हमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जैसे कि क्या उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस पहने, क्या उनको कोई ऑक्यूलर ट्रॉमा हुआ, ऑक्यूलर सरफेस डिजीज़ हुई, सिस्टेमिक इम्यूनो सप्रेशन तो नहीं हुई, ठीक है, तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जो कि हमें करनी चाहिए बिफोर द यूज़ ऑफ द एंटी बैक्टीरियल थेरेपी। रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हम ना ब्लड सीपी करवाते हैं, ESR, ब्लड शुगर भी चेक होती है, एंड यूरिन DR। इसके अलावा होती है माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मटेरियल जो है ना वो हम कहाँ से अब लेंगे, ऑब्टेन करेंगे बाय स्क्रैपिंग द बेस एंड मार्जिन्स ऑफ द अल्सर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर्स का ये फेवरेट सवाल है कि हमने स्क्रैपिंग कहाँ से लेनी है, तो हमें बेस से लेनी है एंड मार्जिन्स ऑफ द अल्सर से, अंडर द टॉपिकल एनेस्थीसिया बाय किम्यूरा स्पेचुला और बेंट टिप ऑफ 20 गॉज हाइपोडर्मिक नीडल। इस वक्त मेरे पास नेट नहीं है, वरना मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर दिखाती, या आप सर्च कर लीजिएगा या किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अब इस स्क्रैपिंग को हम यूज़ करते हैं किस लिए, एक तो ग्राम एंड जिम्सा स्टेनिंग के लिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है कौन सा, ठीक है। इसके अलावा BCQ भी आता है कि हम इसको 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगल हाइफी, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसके अलावा कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, तो हमने अब अल्सर को कैसे ट्रीट करना है। कॉर्नियल अल्सर जो है ना, ये मेडिकल और सर्जिकल इसका ट्रीटमेंट होता है विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। एक तो हमने कंट्रोल करना है इन्फेक्शन को, रिलीफ ऑफ पेन को ट्रीट करना है। अगर डेस्मेटो सील हो गई यानी वो बबलिंग जो हो जाती है, तो उसको परफोरेट होने से बचाना है हमने। इसके अलावा परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर का अलग ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा, टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप जैसे कि जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये हो गए टॉपिकल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना ड्रॉप्स की, वो वेरी करेगी फ्रॉम हाफ एन आवर टू 4 टाइम्स अ डे, ठीक है, आधे घंटे से लेकर दिन में 4 मरतबा, डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ कंडीशन पे। नंबर 2 आ जाते हैं हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट पे, जैसे कि पॉलीफैक्स हो गया, टोब्रामाइसिन भी एक ऑइंटमेंट है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये हम बेड टाइम देते हैं ताकि जो है ना एक्शन जो है ना ड्रग का वो प्रोलॉन्ग रहे ड्यूरिंग द नाइट। तीसरा आ जाता है हमारी सब कंजक्टिवल इंजेक्शन, ठीक है। 0.5 ml जो है एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन इंजेक्ट करते हैं हम सब कंजक्टाइवल स्पेस के अंदर नियर द लिम्बस, ठीक है, ये इंजेक्शन हो गया। उसके बाद है नंबर 4 सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स। ये हम ना यूजुअली देते नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि कॉर्निया तो हमारा जाहिर सी बात है ए वास्कुलर है, तो इसीलिए ना वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो जाएगी और रीच करेगी एट द साइट ऑफ अल्सरेशन थ्रू सिस्टेमिक रूट। However, they may be used when, जब तब यूज़ करेंगे सिस्टेमिक जब अल्सर जो है वो लिम्बस के करीब हो और स्क्लेरल एक्सटेंशन हो जाए, मतलब उस लिम्बस के करीब हो और उसने ना स्क्लेरल एक्सटेंशन करवा दी हो। इसके अलावा अल्सर परफोरेट हो गया हो एंड देयर इज़ डेंजर ऑफ एंडोफ्थेल्माइटिस, ठीक है, जब एंडोफ्थेल्माइटिस का भी डर हो तब। नंबर 2 पे ट्रीटमेंट में आ जाते हैं इन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन के बाद है रिलीफ ऑफ पेन। देखिए पेन जो है ना कॉर्नियल अल्सर का, वो सीलियरी स्पाज़म हमने कहा उसकी वजह से होता है, इरिटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग की वजह से इन द अल्सरेटेड एरिया एंड रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर की वजह से। तो अब हम इसको कैसे रिलीव करेंगे। नंबर 1 साइक्लोप्लेजिक्स देंगे, जैसे कि एट्रोपिन हो गया। 1% ड्रॉप जो है ना वो यूज़ किया जाता है इन ऑल केस ऑफ कॉर्नियल अल्सर, ताकि हम पेन को रिलीव करें बाय रिलीविंग द स्पाज़म ऑफ द सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी जाहिर सी बात है एट्रोपिन से उसका स्पाज़म सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रिवेंट करेंगे हम पोस्टीरियर साइनेकी की फॉर्मेशन बाय डायलेटिंग द पीपल। एट्रोपिन से वो डायलेट हो जाएगा, तो साइनेकी यानी एडिशंस जो होती है ना पोस्टीरियरली अटैच हो जाता है हमारा लेंस, तो उसको उससे हम प्रिवेंट करेंगे। सॉरी लेंस और कॉर्निया साथ में अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा डिक्रीज द एक्जुडेट फॉर्मेशन बाय डिक्रीजिंग द कैपिलरी परमिएबिलिटी, ठीक है, एट्रोपिन से तो एक्जुडेट भी कम बनेगा। इसके अलावा हम एनाल्जेसिक्स देते हैं,
पेन के लिए, ठीक है। तो ये हम ओरल भी दे सकते हैं, इंजेक्शन फॉर्म भी हम दे सकते हैं। आई पेन के लिए हम इसके अलावा एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इससे इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को कम करना है बाय द यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डायामॉक्स, ठीक है। मियोटिक जो हमारी पाइलोकार्पिन है वो हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो मियोटिक्स होते हैं ना, ये जाके सीलियरी स्पाज्म करवा देंगे और कैपिलरी की परमिएबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसलिए मियोटिक्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लाइक पाइलोकार्पिन। नंबर 3, अब ट्रीटमेंट आ जाता है डेसमेटोसील का। जब स्ट्रोमा कॉर्निया का डिस्ट्रॉय हो जाता है तो डेसिमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो एक्सपोज हो जाती है, जो कि ना फिर हर्निएट कर जाएगी या फिर बल्ज करेगी थ्रू द डिफेक्ट, और इसको हम कह देंगे डेसमेटोसील, ठीक है। स्ट्रोमा डिस्ट्रॉय हो गया तो डेसिमेंट मेम्ब्रेन अब हर्निएट कर गई है, डेसमेटोसील बन गया है। रप्चर डेसमेटोसील का ना लीड करेगा परफोरेशन ऑफ द कॉर्नियल अल्सर के में, तो मतलब उसको रप्चर नहीं होना है, वरना कि कॉर्नियल अल्सर परफोरेट हो जाएगा। इम्पेंडिंग परफोरेशन में बी ट्रीटेड एज फॉलो। किस तरह होगी ये, तो कैसे करेंगे? एंटी ग्लोकोमा ड्रग देंगे ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो। नंबर 2, प्रेशर बैंडेज देंगे टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। स्ट्रेनिंग फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे, कफिंग, स्नीजिंग या स्ट्रेनिंग एज पासिंग स्टूल। नंबर 5, हम कंजक्टिवल फ्लैप यूज़ कर सकते हैं इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। ये प्रोमोट करता है हीलिंग बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबायोटिक्स एट द अल्सरेटिव एरिया, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। नंबर 6 है एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट। ये जो है ना वेरी यूज़फुल होता है। इसमें ना मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जो एम्ब्रियो से फिटस से जो हमें मिलती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, उसकी बात हो रही थी, तो उसमें मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो ये ना हेल्प करते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं टिश्यू के रिपेयर में। तो हम स्मॉल पीस एमनियोटिक मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं टू फिल द गैप, ठीक है, जो रप्चर हो गया है डेसमेटोसील उसको फिल करने के। एंड अनदर बिग पीस फिर हम यूज़ करते हैं एज पैच, ठीक है। नंबर 7 है थेराप्यूटिक कॉर्नियल ग्राफ्ट। डिपेंड करता है साइज़ पे, साइज़ ऑफ द इम्पेंडिंग परफोरेशन पे डिपेंड करता है। तो अब ये ग्राफ्ट जो है ना, पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट भी हो सकता है, जिसमें क्या होगा, कंटेनिंग एंटीरियर लेयर ऑफ द कॉर्निया कैन बी डन टू रिपेयर डेसमेटोसील, ठीक है। ये पार्शियल थिकनेस वाला हो गया, जिसमें मतलब एंटीरियर लेयर्स होंगी कॉर्निया की, ताकि हम डेसमेटोसील को रिपेयर करें। दूसरा हमारा फुल थिकनेस वाला ग्राफ्ट थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी जिसको हम कहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं एज अ फाइनल रेमेडी। उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ द परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। देखिए, जो परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर है ना, उसको हम ट्रीट करेंगे सिमिलर वे में जैसे कि इम्पेंडिंग परफोरेशन को हमने किया। ये जो सारा था ना, ये इम्पेंडिंग परफोरेशन का ट्रीटमेंट था, यानी कि अब होने वाली है परफोरेशन, इम्पेंड हो सकती है, चांसेस है, अभी हुआ नहीं, लेकिन अगर परफोरेट हो चुका है तो अब उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एक तो हम इंटेंसिव फोर्टिफाइड टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे एंड 1% एट्रोपिन ड्रॉप, ठीक है। इंटेंसिव फोर्टिफाइड का क्या मतलब होता है कि जो भी दवाई हमने खुद बनाई हो, जैसे कि कोई भी एंटीबायोटिक है ऐसा जो कैप्सूल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में, जो हम टॉपिकली नहीं दे सकते, तो हम उसको मतलब उसको ब्रेक करके पाउडर बना के उसका, और उसको टी ड्रॉप जो मिलते हैं, ब्लिंक फ्रेश वगैरह जो भी मिलते हैं, उसके अंदर मिला के अपने किस्म के एक ड्रॉप बनाएं, और वो ड्रॉप हम पेशेंट को दें कि वो आई में यूज़ करें एज एंटीबायोटिक, तो हम उसको कहते हैं फोर्टिफाइड ड्रॉप्स या फोर्टिफाइड मेडिसिन। तो हम इस तरह से इंटेंसिव फोर्टिफाइड टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे, 1% एट्रोपिन ड्रॉप देंगे। नंबर 2, एंटी कोलेजिनेज मेडिकेशन जैसे कि सिस्टेमिक टेट्रासाइक्लिन हम दे सकते हैं। नंबर 3, प्रेशर पैड एंड बैंडेज जो होती है वो हेल्प करती है इन सीलिंग ऑफ द परफोरेशन, ठीक है। उसको सील करने में प्रेशर पैड या बैंडेज हेल्प करेगा। बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना, वो हेल्प करेगा इन हीलिंग प्रोसेस। नंबर 5 पे है टिश्यू अडेसिव ग्लू जैसे कि साइनो एक्राइलेट ग्लू, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये टिश्यू अडेसिव ग्लू होती है, साइनो एक्राइलेट। नंबर 6, हम कंजक्टिवल फ्लैप कवर जो है ना, वो कवर कर सकता है परफोरेशन साइट को और हेल्प करेगा हीलिंग में। वही एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट भी वेरी यूज़फुल होता है, उसमें मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, प्रमोट करेगा टिश्यू रिपेयर। स्मॉल पीस एमनियोटिक मेम्ब्रेन का यूज़ होता है टू फिल द गैप एंड अनदर बिग पीस इज यूज्ड एज अ पैच। फुल थिकनेस ग्राफ्ट थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी भी हम एज अ फाइनल रेमेडी कर सकते हैं।
दैट्स इट, ये हो गया। इसके बाद नंबर 5 आ जाता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर। अल्सर है ऐसा हुआ है जो कि हील ही नहीं हो रहा किसी तरह से भी, तो इस केस में जो है ना इस तरह का जो पुअर रिस्पॉन्स शो कर रहा हो टू द रूटीन ट्रीटमेंट फॉर द कॉर्नियल अल्सर, तो अब उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? एक तो कंजक्टिवल फ्लैप से, इसके अलावा नंबर 2 टार्सोर हैफी। ठीक है, टार्सोर हैफी जो है ये भी एक किस्म की सूचरिंग होती है ऑफ द आई लिड की टू क्लोज इट पार्शली। ठीक है, उसको कहते हैं टार्सोर हैफी। इसके अलावा नॉन हीलिंग अल्सर को हम अम्बिलाइकल कॉर्ड सीरम के साथ या फिर ऑटोलोगस सीरम के साथ जो है ना हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये ना रिच होता है ग्रोथ फैक्टर्स में। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी भी कर सकते हैं। नोट करें कि जो स्टेरॉयड थेरेपी होती है इट इज़ अ डबल एज्ड सॉर्ड। इसका जो यूज़ होता है ना वो कंट्रोवर्शियल है। पोटेंशियल जो फ़ायदा होता है ना टॉपिकल स्टेरॉयड का in reducing the extent of the stromal necrosis and scarring should be weighed against their effect of decreasing the fibroblast activity, inhibiting the wound healing and increasing the danger of perforation। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ नुकसानात भी हैं ये तीनों। तो स्टेरॉइड्स जो है ना इनको पोटेंशियल होता है टू प्रोलॉन्ग द इन्फेक्शन, काफ़ी समय तक इन्फेक्शन रह सकता है, ये भी साइड इफ़ेक्ट है। और रूटीनली इसीलिए हम ये यूज़ नहीं करते इन द इन्फेक्टेड कॉर्नियल अल्सर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करना है। ठीक है, नंबर 2 पैड। इट इज़ नॉट अप्लाइड टू पायोजेनिक अल्सर। पैड हम पायोजेनिक अल्सर में नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये उसको वार्म एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा, तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को और ज़्यादा प्रोमोट करेगा। इसके अलावा जो पैड है ना ये आल्सो प्रिवेंट करेगा शेडिंग ऑफ द डेब्रिस, शेडिंग नहीं होने देगा विच अकर ड्यू टू द लिड मूवमेंट्स एंड TFL। ठीक है, इट मे बी अप्लाइड टू द नॉन इन्फेक्टिव अल्सर एंड परफोरेटिंग अल्सर। तो इस परफोरेटिंग और नॉन इन्फेक्टिव अल्सर वाले जो केसेस हैं उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं पैड, बाकी केसेस में नहीं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर पे। नंबर 1 है टॉक्सिक आयरिडोसाइक्लेटस यानी एंटीरियर यूवियाइटिस। यह होता है क्योंकि ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की एंड टॉक्सिन्स की इनटू द एंटीरियर चैम्बर के अंदर, उसमें मतलब वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में ये हो सकता है। इसके अलावा कॉर्नियल अल्सर किसी को हो गया तो उसको सेकेंडरी ग्लोकोमा भी हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ना ब्लॉकेज हो जाती है एंटीरियर चैम्बर एंगल